दोस्तों अभी एससीओ समिट हुई है चाइना में, जहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी नई-नई स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ पर चाइना, रशिया और इंडिया को एक साथ देखा गया है और कहीं न कहीं ये देखा गया है कि यूएस, जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो अलग-थलग पड़ गया है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो अलग-थलग क्यों पड़ा है, इस बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली यूएसए ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में उसको 25% और बढ़ा दिया और टोटल 50% टैरिफ कर दिया। जिन लोगों को टैरिफ के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, जो एक कंट्री लगाती है किसी भी इम्पोर्टिंग गुड्स पर। सो यूएसए का कहना है कि अगर भारत, मान लीजिए कुछ अमेरिका को बेचता है, तो उस सामान पे कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन जब वो सामान यूएसए का कोई इंपोर्टर रिसीव करेगा, तो उसको जब वो मार्केट में बेचने जाएगा, तो उस पे 50% टैक्स होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका का इंपोर्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मुझे शूज़ भेज दीजिए। सो अमेरिका से एक पर्सन एक जोड़ी जूते के ₹100 लगाता है। जब वो मुझे मिलता है, जो कि मैं इंपोर्टर हूँ, ठीक है? आप तो 100 में बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो मुझे मिलता है, तो उस पर सरकार मुझसे ₹50 ज़्यादा लेगी। तो ₹100 में तो मैंने खरीदा है, लेकिन मुझसे ₹50 में ज़्यादा देगी। तो इसका मतलब है अब वो मुझे पड़ा ₹150 का। तो ये एक तरीके का ऑप्शन होता है कि जब सरकारें किसी दूसरे देश पर या किसी दूसरे बिज़नेस पर अ, प्रेशर डालना चाहती हैं, तो वो टैरिफ का यूज़ करती हैं। तो अमेरिका ने ऑलरेडी ये टैरिफ डाल दिया है इंडिया के ऊपर। उसने बाकी कंट्रीज़ पर भी डाला है, लेकिन इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली डाला है, जो अब 50% हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, इससे भारत को नुकसान होगा? हाँ, इससे भारत को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा देख लेते हैं। तो एक छोटा-सा डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारत अमेरिका को काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट करता है। पूरा अमेरिका को नहीं करता है, बहुत सारे देशों में करता है, लेकिन अमेरिका को जो करता है उसमें टेक्सटाइल्स यानी कपड़े अ, और कपड़े का जो सामान है कॉटन वगैरह, आपकी टी-शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स हैं, इस टाइप की जो सामान है, वो एक्सपोर्ट करता है। तो जब वो उसको एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 10.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अब क्योंकि 50% टैरिफ हो गया है, तो बहुत से लोग जो उसको मँगाएँगे, जो इम्पोर्टर्स हैं जो बिज़नेस हैं अमेरिका के जो उसको मँगा के अमेरिका के बाज़ारों में बेचते हैं उस उनको 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो उसकी कीमत ऑटोमैटिकली वहाँ के कंज़्यूमर्स के लिए बढ़ जाएँगी। तो लोग दूसरा ऑप्शन देखने लगेंगे, जो वहाँ के ग्राहक हैं वो दूसरा ऑप्शन देखने लगेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो सामान है उसको कम लिया जाएगा, उसमें रिडक्शन हो जाएगी अनटिल अनलेस हम कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो दूसरे नहीं बेच सकते। तो इससे होगा ये कि कुछ देश जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम हैं, वो लोग भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी कंट्रीज़ को बेचते हैं क्योंकि उन पे इतनी टैरिफ नहीं है, तो उनके पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि वो भारत का जो सामान है, उसको रिप्लेस कर पाएँगे। पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक कर पाएँगे। तो इससे तकरीबन तकरीबन 10.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है भारत को। इसके अलावा हम बहुत सारे ज्वेलरी गहने इस टाइप के आइटम या जेम्स जो होते हैं वो बेचते हैं और हम उसमें बहुत अच्छे हैं। गुजरात अकेला ही बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी के आइटम्स हैं उनको बना के बेचता है पूरे वर्ल्ड में और उसकी बहुत भारी डिमांड है। ये तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब है जो हम अमेरिका को बेचते हैं। अब इसमें दिक्कत ये खड़ी हो जाएगी कि इसमें करीबन 70% की गिरावट आ सकती है। और इसकी वजह से जो चाइना या टर्की जैसे देश हैं क्योंकि वो लोग भी जेम्स और ज्वेलरी का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं हमें रिप्लेस करने की एक हद तक कोशिश करेंगे। तो हमें नुकसान हो जाएगा कि हमारे काफ़ी जो वर्कर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी जॉब्स के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सी फूड है, ठीक है? भारत की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो हम काफ़ी सी फूड कैप्चर करते हैं और उसको शिप करते हैं अमेरिका के लिए। अमेरिकन्स सी फूड खाना पसंद करते हैं, तो ये वहाँ पर जाता है। तो अब उन्होंने भी कर दिया है, ये तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसपे भी हिट होगा। हमारे काफ़ी लोगों को और हमारे काफ़ी प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा लेदर या फुटवियर जो जूतों का काम है, ठीक है? बहुत सारे जूते, सैंडल बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन हम बहुत बड़े-बड़े बड़े ब्रांड्स को बेचते हैं अमेरिका में, इनमें से एक ज़ारा भी है। अब
वो है $48 बिलियन, ठीक है? हमारे आगरा, कानपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, ये बहुत अच्छे ये उनमें से एक हैं, लेकिन वो ज़्यादातर फुटवियर बनाते हैं, तो उनको बहुत नुकसान होगा अ, इस टैरिफ की वजह से। अ, इसके अलावा केमिकल या ऑटो पार्ट्स हैं वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनीज़ जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मर्सिडीज़ भी है ऑडी भी है, काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनको हम यहाँ से सामान बना के जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, हम बेचते हैं, वो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। इस पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी छोटी और बड़ी यूनिट्स बंद हो सकती हैं या उनको काम में कमी आ सकती है। इसके अलावा फ़ार्मा या इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, हम काफ़ी सामान बेचते हैं, तो वो 17 से 18 बिलियन डॉलर का है। उससे भी हमें नुकसान होगा क्योंकि वहाँ टैरिफ काफ़ी बढ़ा के लगाया गया है। फ़ार्मा वगैरह पे इतना नहीं लगाया है लेकिन स्टिल काफ़ी लगा दिया गया है, 50% तक नहीं है, पर काफ़ी है। अच्छा इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे भारत के ऊपर? देखिए भारत के ऊपर इफ़ेक्ट ये होंगे कि भारत अभी तक जो रिकमेंडेशन है हमारे जीडीपी की, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं, उसमें वो अभी तक तकरीबन 7% के आसपास अप्रॉक्सिमेटली ग्रो कर रहा है पर ईयर। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाएगी कि इस हिट की वजह से 0.3 से 1% के करीब हम लोग पीछे आ सकते हैं और ये हमें साल के आखिर तक पता लगेगा। अगर ऐसा होता है तो अगर 7% है तो आप मान सकते हैं कि मिनिमम 6.7 वो चला जाएगा। स्टिल बहुत सारी कंट्रीज़ से हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं हम। कोविड के काल में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो इससे इतना बड़ा भी हिट नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी-सी कमी आ जाएगी, जिससे मुझे लगता है भारत आराम से झेल जाएगा और तरीके भी मैं बताऊँगा कि क्या तरीके भारत ने अपनाए हैं। जॉब लॉसेस होंगी बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हो जाएँगी अलग-अलग सेक्टर में क्योंकि जब काम नहीं होगा तो लोग नौकरी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और इंडियन मार्केट लेबर इंटेंसिव मार्केट है, तो उससे दिक्कत पड़ेगी। तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख के करीब जॉब चली जाएँगी। थोड़ा-सा नुकसान होगा भारतीय मार्केट को। अ, हम लोग यूएस डॉलर में पूरा विश्व जो है वो यूएस डॉलर के अंदर खरीद-फ़रोख्त करता है, सामान को बेचता है। तो होगा ये कि क्योंकि हमेशा यूएस डॉलर के कंपैरिज़न में रहता है क्योंकि हम सामान बेच नहीं रहे हैं, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो यूएस डॉलर है वो भारतीय करेंसी के मुकाबले रेज़ कर जाएगा या हमारी जो करेंसी है वो नीचे आ जाएगी। हमारे शेयर मार्केट्स पे अफ़ेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप अभी भी देख रहे होंगे कि वो थोड़ा-सा डाउन चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है ना, जो इकोनॉमी है वो बहुत सॉलिड है, रॉक सॉलिड है। जब दुनिया की बड़ी-बड़ी मार्केट्स बिल्कुल ज़मीन पे आ जाती हैं, हमारी फिर भी बहुत कम झटका लेती है। तो आप जो थोड़ा-सा फ़र्क देख रहे हैं वो है, पर भारतीय कंज़्यूमर जो हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वर्ल्ड के, वो स्टिल हम पे बिलीव करते हैं, हमारी मार्केट्स पे बिलीव करते हैं। तो वो उसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, थोड़ा-सा ज़रूर होगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो एफडीआईज़ होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है और वो फ़र्क इस तरीके से पड़ सकता है कि जो लोग पैसे लगा रहे हैं इन सारे सेक्टर्स में बाहर से क्योंकि उनको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और वो इससे पैसे कमाते हैं, उन्हें जब ये पता लगेगा या आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई अब इन इन ये जो मार्केट्स हैं या इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं वो इतना सामान नहीं बेच पाएँगे, तो वो लोग अ अ, पैसे लगाने बंद कर देंगे, उनको पता है कि अब नुकसान है, यहाँ कमाई तो है नहीं। तो उससे क्या है जो हमारी एफडीआई है वो कम आएगी, वियतनाम, बांग्लादेश, टर्की या चाइना की तरफ थोड़ी-सी चली जाएगी। तो एक ये मैटर भी है। अच्छा, सच में नुकसान है? नहीं, नहीं है। क्योंकि जब ये सब सिचुएशन शुरू हुई थी तो भारतीय सरकार के जो थिंक टैंक्स हैं, ठीक है? उनको पता है कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाता है क्योंकि ये गेम्स बहुत पुराने चलते रहते हैं। तो उन्होंने पहले ही बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी बात कर ली थी। भारत के सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने ऑलरेडी अ, जो बहुत सारे हमारे सेक्टर सामान बेचते हैं, उनको गाइड कर दिया था। तो जापान ने बोला है वो काफ़ी सामान लेने के लिए तैयार है, जो अमेरिका नहीं जा रहा है। दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि इंडियंस स्टिल बहुत सस्ते दामों पर बेचते हैं और क्वालिटी भी रहती है। रशिया भी लेने को तैयार है। इसके अलावा अफ्रीकन मार्केट्स भी तैयार हैं। तो हमारा जितना सामान अमेरिका जाता है, अगर वो नहीं लेता है, तो तकरीबन उसी दाम पे वो बाकी दूसरी कंट्रीज़ को बेच दिया जाएगा। तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, हाँ, थोड़ा-सा समय लगेगा लेकिन उस चीज़ की एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, इसका रीज़न अमेरिका ने हमें दिया, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका रीज़न हमें अमेरिका ने दिया था कि क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है,
जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो उस ऑयल को खरीदने की वजह से क्योंकि भारत ने बहुत बड़े पैमाने पे खरीदा है ऑयल, तो उसकी वजह से उनको दुःख ये है कि वो जो पैसा है, जो भारत रशिया को दे रहा है उस तेल के बदले क्योंकि तेल हमें बहुत सस्ता मिला, बहुत ही सस्ता मिला हमें और हमने बहुत बड़े पैमाने पे उसको खरीदा है। तो उस पैसे से रशिया यूक्रेन पे जो हमला कर रहा है, उसमें उसको मदद मिल रही है, तो वहाँ के लोगों को नुकसान है। लेकिन क्या ये सच है? ये सच नहीं है। हमसे ज़्यादा तेल चाइना ने खरीदा है और चाइना को सिर्फ़ 30% टैरिफ लगाए गए हैं। चाइना को पहले टैरिफ बढ़ा दिए गए थे, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचता है। उससे दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि जब वो प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं यूएस वाले, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है रेयर अर्थ मटेरियल का, वो चाइना है। तो उनके बहुत सारे माइक्रो चिप्स या चिपसेट जितने भी लगते हैं, मोबाइल में लगने हों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लगने हों, उनके पास नहीं आते हैं। तो उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ धराशायी हो जाती हैं। तो इस डर के मारे उन्होंने 30% कर लिया और एडजस्टमेंट कर लिया। इंडिया के साथ वो वाली सिचुएशन नहीं है, तो इंडिया के साथ उन्होंने 50% कर दिया और आगे भी बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या वाक़ई रीज़न यही था? नहीं, ये रीज़न नहीं था, क्योंकि जब चाइना ने खरीदा और चाइना ने इंडिया से ज़्यादा तेल खरीदा है, तो सीधी-सी बात है कि चाइना तो और भी बड़ा कल्प्रिट हुआ, तो उसपे तो और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन उसपे नहीं लगाया, जिसका रीज़न मैंने आपको अभी दिया है। इसके अलावा पूरा यूरोप रशिया से तेल खरीदता है। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो वो लोग तो अंधेरे और ठंड में मर जाएँगे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस युद्ध में जबकि वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो क्या वो उसको फंड नहीं कर रहे हैं? वो उसको फंड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा एक डबल स्टैंडर्ड है जो अपनाया गया है और इंडिया इसको अच्छे तरीके से जानता है। उसको दुःख इस बात का भी है कि इंडिया ने इतना ज़्यादा तेल खरीदा और इंडिया दुनिया के नंबर 1 रिफाइनरीज़ में से आता है। जिनको रिफाइनरी नहीं पता है, मैं बता दूँ, रिफाइनरीज़ के अंदर जब भी कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम आता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जिसमें पेट्रोल होता है, अलग-अलग टाइप का पेट्रोल होता है, ठीक है? डीज़ल होता है, डीज़ल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? नैप्था आता है, नेचुरल गैस भी कई बार उससे नेचुरल गैस तो शायद नहीं निकलती, लेकिन पेट्रोलियम जेली और बाकी सब चीज़ें निकलती हैं। जो अलग-अलग कंज्यूमर्स या अलग-अलग कंपनीज़ अलग-अलग देश खरीदते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। भारत उसमें नंबर 1 है। जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात में है, आपने उसका नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड की टॉप शॉट है। लेकिन इसके अलावा यूपी में भी है और बहुत सारे हमारे स्टेट्स के अंदर है, बट गुजरात उसको लीड करता है इस काम में। अब इंडिया ने बोला, जब इंडिया को ये चीज़ बोली गई, तो इंडिया ने बोला कि भई हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, ठीक है? हम कहीं से भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, हम अपने लोगों के इंटरेस्ट में खरीदते हैं और हम कभी किसी एक की तरफ नहीं है कि हम रशिया की तरफ हैं या अमेरिका की तरफ है, नहीं। हमें जो ठीक लगता है हम वो खरीदेंगे और ये हमारी ज़रूरत है। जो रियल रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, वो ये रीज़न नहीं है। रियल रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत शानदार सेक्टर, ध्यान रखिए, इस टाइम भारत की पॉपुलेशन नंबर 1 है। हम ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल हैं। तो इसका मतलब है इतनी बड़ी मार्केट है कि उसके अंदर आप कुछ भी सामान बेचेंगे तो आप खरबों-खरबों डॉलर्स कमाते रहेंगे और वो बढ़ता रहेगा हमेशा प्राइस। तो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि वो इस फ़ील्ड में आएँ और इस फ़ील्ड में आके पैसा कमाएँ। तो यूएसए चाहता है था कि भारत का एग्रीकल्चर, फिशरीज़, डेयरी और फार्मा इंडस्ट्री ओपन कर दिया जाए यूएस के लिए फुली, जो कि इंडिया ने पहले से ये मान के रखा है अपनी पॉलिसी के थ्रू कि ये कभी भी ओपन नहीं किया जाएगा या ओपन किया जाएगा तो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर के साथ छोटा-सा पार्ट किया जाएगा। इंडिया क्यों नहीं चाहता है? इंडिया इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि हमारा आज भी जो बहुत बड़ी सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर जो काम करते हैं, ठीक है? किसानी का काम करते हैं, उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? फिशरीज़ पे डिपेंड करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत यूज़ होते हैं और फार्मा इंडस्ट्री हमारी टॉप शॉट है। वर्ल्ड को हम बहुत सी जगह पे सामान बेचते हैं। अगर हम इनको खोल देंगे तो होगा ये कि अमेरिका की तरफ से वहाँ के प्रोडक्ट्स आएँगे। वहाँ के प्रोडक्ट्स में कई जो सीड्स हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो जीएमओ हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे हेल्थ के या किसी के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, तो उनको फ़ोर्स किया जाएगा और वो बहुत से सस्ते दामों पर भी बेचा जा सकता है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करते हैं, लोग लेंगे, तो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
एग्रीकल्चर में जीएमओ सीड्स को यूज़ करना ठीक नहीं है, वो वैसे भी एक ही बार यूज़ होते हैं, दोबारा आपको करना होता है। पानी पे, मिट्टी की क्वालिटी और काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ता है। तो उसको भारतीय सरकार नहीं चाहती कि ऐसा सामान भारतीय मार्केट में आए या बेचा जाए। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क हैं, वो बेचे जाते हैं। इसमें काफ़ी सिंथेटिक मिल्क या काफ़ी अदर चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और भारत में इसका प्रावधान नहीं है। तो भारत नहीं चाहता कि इस टाइप से हो। प्लस हमारी जो फार्म इंडस्ट्री है वो टॉप शॉट है, बहुत सस्ती है और बहुत अच्छा कर दिया है। अगर हम फार्म इंडस्ट्री भी खोलेंगे तो कहीं न कहीं हमें नुकसान है। तो भारत नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ों पे जहाँ हमें बहुत बड़ा हिट हो या हमें अंदरूनी चोट पहुँचे या हमें कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं हो, तो हम इस चीज़ को ओपन करें या अपनी लोकल मार्केट्स को किल करें, जो कि हमारी बैकबोन है। अमेरिका इससे नाराज़ है। अमेरिका कहता है भाई ओपन करो, हमें पैसे कमाने हैं और हम आपके लिए मतलब कुछ और चीज़ें भी कर देंगे, फ़ेवर कर देंगे, लेकिन इंडिया तैयार नहीं है। इस चीज़ का बहुत बड़ा दुःख अमेरिका को है। तो अमेरिका ने रशिया के तेल खरीदने के बहाने हम पे ये टैरिफ मारा है कि अगर इनकी इंडस्ट्री को हिला दिया जाए या इनकी इकोनॉमी को हिला दिया जाए, तो बेस्ट ये रहेगा कि टैरिफ के बहाने ये हमारी बातें मान जाएँगे और फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। अब हुआ ये कि इंडिया ने चीज़ें समझी कि भाई ये तो नहीं कर सकते। तो इंडिया ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कहीं और कुछ और अदर ऑप्शंस देख सकते हैं ट्रेड करने के अगर एक्स्ट्रा ट्रेड करना है। साथ-साथ यूएसए इस बात से भी खुश नहीं है कि हम कहीं न कहीं किसी एक के पाले में नहीं हैं या हम रशिया की साइड भी आ जाते हैं, हम यूएस भी साइड चले जाते हैं, हम चाइना से भी बात कर लेते हैं, हम अफ्रीकन जो हैं मार्केट्स हैं हम उसमें भी चले जाते हैं। तो कहीं न उनको ये पसंद नहीं है। उनको ये है कि अगर कोई दुनिया में देश थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो या तो हमारे पाले में हो या वो हमारा दुश्मन है। इंडिया बोलता है कि भई हम साइड तो लेंगे नहीं, ठीक है? हमें जहाँ से जो अच्छा चीज़ मिलेगा हम वो करेंगे और सब हमारे लिए दोस्त हैं अनटिल अनलेस कोई दुश्मनी का झंडा लेके आता है। इस चीज़ से यूएसए खुश नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि जो वर्ल्ड है वो नॉन पोलर नहीं हो सकता, पोलराइज़ हो सकता है मीन्स आप या तो एक साइड रह सकते हैं या दूसरी साइड रह सकते हैं। इंडिया ये करके दिखा रहा है तो उसको समहाउ ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा अभी जो इंडिया-पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, उस वॉर में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारे सैनिकों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारे जो इंडियन मेड वेपन्स हैं, उन्होंने कमाल दिखाया है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ उनको खरीदना चाहती हैं। अमेरिका इससे खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया के वेपन सस्ते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इस बात से वो दुखी है कि कहीं न कहीं एक और कंट्री मार्केट बन रहा है दुनिया को बेचने के लिए। कल को वो नंबर 1 बायर होता था और सामान खरीदता था। लेकिन दुःख और बढ़ जाता है जब उसको पता लगता है कि भाई हमसे तो ये सामान खरीदता ही नहीं, जो ज़्यादातर खरीदा वो रशिया से खरीदा या बाकी कंट्रीज़ से खरीदा और अब उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया चल रहा है और बहुत शानदार चल रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश उससे सामान खरीदना चाहते हैं। हम ऑलरेडी स्मॉल और मीडियम जो हथियार है बहुत सारे कंट्रीज़ को बेच रहे हैं। ब्रह्मोस वगैरह अभी हमने वियतनाम और फिलीपींस के लिए फाइनल कर दी है। हाँ, और भी बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है? तेजस भी हमारा इन लाइन है। बहुत सारी कंट्रीज़ उसकी तरफ देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आकाश जो हमारा जो हमारी मिसाइल है, ठीक है? उसको भी काफ़ी कंट्रीज़ खरीदना चाहती हैं। तो ये उसको पसंद नहीं आ रहा है कि कोई कंट्री किसी एक सेक्टर में, जिसमें अमेरिका माहिर है, उसके अंदर बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो और साथ-साथ वो चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़-फायर हुई, जो भारत के जो सेना थी, उसने डिसाइड किया अपनी शर्तों के ऊपर कि हम सीज़-फायर करेंगे। पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करके। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहा, इंडिया ने मना कर दिया, भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में मना कर दिया, तो उनको इस चीज़ का अच्छा नहीं लगा। तो दुःख बढ़ते जा रहे हैं, एक दुःख नहीं है, दुःख इतना ज़्यादा है कि क्या बोला जाए। अब इंडिया ने इस बात का क्या जवाब दिया है? इंडिया ने साफ-साफ बोल दिया कि भई हम रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हम खरीदते रहेंगे और उन्होंने एक्चुअली जितना खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है, ठीक है? भारत जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएसए की कंपनी है जो बहुत शानदार इंजन्स बनाती है। उसके साथ डील की थी हमारे तेजस MK1 और MK2 के लिए, ठीक है? कि वो हमें इंजन सप्लाई करेंगे उसके लिए। 5 साल हो गए उन्होंने इंजन सप्लाई नहीं किया, 1 या 2 दिए। तो हमें कहीं न कहीं इस चीज़ का दुःख था कि वो सप्लाई लाइन में कुछ इश्यूज़ हैं ये बोल के हमें दे नहीं रहे थे। ये एक तरीका होता है किसी कंट्री को या किसी बिज़नेस को होल्ड पे रखने या ब्लैकमेल करने का, जब आप उनको सामान नहीं देते और उनको आपको पता है कि वो उनके लिए बहुत डिमांडिंग है, स्पेशली जब हमेशा वो एक वॉर टाइप सिचुएशन में रहते हैं। तो उनको नहीं दिया।
तो भारत ने और ऊपर से टैरिफ भी लगा दिया है, जो रीज़न्स मैंने बताए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इंडिया ने जवाब दिया, उन्होंने जीई से सारा जो वो डील थी कैंसल की और फ्रांस में साफ्रान एक कंपनी जो कि बहुत अच्छे इंजन्स बनाती है फाइटर जेट्स के। अ, हमने जो राफ़ेल खरीदा है, उसके इंजन भी साफ़्रान ने बनाए हैं और राफ़ेल बहुत शानदार प्लेन है, आप लोग जानते हैं। इंडिया ने साफ़्रान के साथ डील की है, साफ़्रान अब भारत को वो सारे के सारे इंजन देगा। इसके साथ F-35A था, उन्होंने ऑफ़र किया था, जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है F-35A जो एक्सपोर्ट वर्ज़न है, यूएस ने ऑफ़र किया था। इंडिया उसके बारे में सोच रहा था, इंडिया ने वो कैंसल कर दिया, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। तो करोड़ों अरबों डॉलर गए। इसके अलावा भारत ने Su-57 जो रशियन 5th जनरेशन फाइटर है अ, उसके लिए येस बोल दिया, अभी तक ये सुनने को मिला है। अब मेरे ख्याल से ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं। रशिया ने ऑफ़र किया है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा था अभी तक। अ, और मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के तहत कि भारत में आप फैक्ट्री लगाइए, सारा वहाँ बनाइए और टेक्नोलॉजी भी आप ले लीजिए। इंडिया 2 से 3 स्क्वाड्रन्स अर्जेंटली लेने का सोच रहा है Su-57 की, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली और हम अभी एक्चुअली इसी सितंबर के मंथ में रिटायर करने वाले हैं अपने मिग-21s को। तो हमारे पास डिप्लीशन हो जाएगी स्क्वाड्रन्स की, हमें स्क्वाड्रन्स चाहिए और हमें 5th जनरेशन चाहिए, क्योंकि चाइना के पास 5th है, सो कॉल्ड 5th है बट 5th है कह सकते हैं और 6th का ट्रायल चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये हो, ये प्लेटफ़ॉर्म्स हों। सो ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, भारत ने स्वीकार कर लिया है, इस पे बातें चल रही हैं। अच्छा, भारत इसके बदले ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन भी बना रहा है रशिया के साथ मिलके, जो हाइपरसोनिक होगी। अभी सुपरसोनिक ही काबू में नहीं आती है, ट्रेस नहीं हो पाती, हाइपरसोनिक तो आप सोचिए क्या हालत हो जाएगी। और अग्नि 5 का भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो ऑलमोस्ट सारा यूरोप अ, चाइना तो है ही, लेकिन यूरोप भी ऑलमोस्ट सारा यूरोप अपनी रेंज में रखती है। और ध्यान रखिएगा जब भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट होता है, तो जब आपको वो ट्रायल करके दिखाया जाता है कि हाँ भई ये हमने कर लिया, हमें लगता है, तो उसमें 2 चीज़ें झूठ बोली जाती हैं। एक, ट्रायल ऑलरेडी हो चुका होता है, सक्सेसफुल होता है, वो ऑलमोस्ट इंडक्शन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन हमेशा ये दिखाया जाता है कि नहीं भई, वो इंडक्शन की तरफ नहीं जा रहा है अभी, अभी तो हमने ट्रायल ही किया है, लेकिन वो इंडक्शन की तरफ चला जाता है। और जितनी रेंज बताई जाती है ना, वो तकरीबन उससे दोगुनी होती है। दुनिया के लिए उसको रेंज को कम रखा जाता है। तो ये यूएस तक भी शायद मार कर सकती है, जहाँ तक लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा अभी हम उस मुद्दे पर आते हैं कि भई चाइना पहुँच गए, तकरीबन 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हैं, पुतिन और शी जिनपिंग से मिले हैं और वहाँ पे तीनों जिस तरीके से मुस्कुराए, जिस तरीके से बातें हुई, बायलैटरल बातें हुई, दोनों ने बोला कि हम अपने स्पेशली चाइना ने और इंडिया ने बायलैटरल में बोला कि वो देख रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। बॉर्डर जितने भी मुद्दे हैं उनको अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। बहुत सॉफ्टली उसको आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा बाकी जो ट्रेड्स वगैरह हैं उसके लिए बोला गया कि उसको ओपन किया जाए। इंडिया ने फ्लाइट्स को रिज़्यूम किया है चाइना के लिए जिसको रोक दिया गया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो ट्रेड्स हैं जो बीच में पॉज़ कर दिए गए थे, उनको स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। तो इंडिया ने बता दिया है कि भाई हम किसी एक के नहीं हैं, हमें जहाँ से अच्छी डील मिलेगी अपने लोगों के लिए हम वहाँ पे जाएँगे और हम अपनी तरक्की करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं और हम किसी के दबाव में नहीं आएँगे। प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं, उनके साथ तो इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं ही, ठीक है? हमने उनको बुरे टाइम पे सपोर्ट भी किया है, हमने उनसे ऑयल भी खरीदा है, हम किसी के दबाव में नहीं आए और वो जो भी अच्छे-अच्छे हमें ऑफ़र देते हैं हथियारों में, हम कहीं न कहीं उनको अच्छे तरीके से कंसीडर करके लेते हैं। अभी एससीओ की मीटिंग में एक बहुत अच्छा दृश्य सामने आया, जहाँ पे पुतिन साहब ने एससीओ की मीटिंग में वेन्यू में जाने के लिए बोला कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाऊँगा और वो अपनी जो लिमुज़िन कार थी, जो कि स्पेसिफ़िकली उनके लिए, उसमें उन्होंने उनके साथ 10 मिनट वेट किया। उनके लिए 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट प्रधानमंत्री मोदी आए। तकरीबन 45 मिनट वो उस कार के अंदर थे, बातें की उन्होंने और तकरीबन 1 घंटा और वो जो एससीओ समिट था, वहाँ पे वो साथ में रहे और उन्होंने बातें की। तकरीबन 2 घंटे अगर 2 देशों के प्रमुख बात करते तो आप सोचिए कि उनके बीच कितनी अच्छी दोस्ती है, जो कि सब जानते हैं और साथ-साथ कितनी अच्छी डील्स के ऊपर बात हुई होगी। क्या ऑफ़र किया गया होगा, कितने ऑफ़र्स के ऊपर नेगोशिएशंस हुई होगी और उसको फर्दर येस के लिए बोला जाएगा। अच्छा एक और खतरनाक चीज़ है,
डी-डॉलराइज़ेशन एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि आज तक जितनी भी वर्ल्ड में ट्रेड्स होती हैं वो डॉलर के साथ होती हैं। तो उसकी वज़ह से डॉलर की वैल्यू हमेशा बहुत अच्छी बनी रहती है वर्ल्ड में। बाकी करेंसीज़ अप एंड डाउन होती है, डॉलर स्टेबल रहता है, मज़बूत रहता है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ये अ, शर्त रखी थी मित्र देशों के साथ जिनके साथ वो लड़ रहा था, पहले पाउंड स्टर्लिंग होता था। तो उसकी वज़ह से अब ये हो गया है कि डॉलर में हम लोग ट्रेड करते हैं, डॉलर स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे हालात हैं, जैसे अमेरिका चाइना को, रशिया को धमकाता है, बाकी कंट्रीज़ को धमकाता है और इंडिया को तो कर ही दिया काम। तो कहीं न कहीं जो अभी एक नया प्रस्ताव रखा गया है, शायद प्रेसिडेंट पुतिन ने रखा है कि एक एससीओ बैंक बनाया जाए और उसमें एससीओ करेंसी चलाई जाए, जिसमें हम सब लोग आपस में डील करें, ताकि हमारी आपस की तरक्की भी होती रहे और हम डॉलर पे डिपेंड नहीं रहें। लेकिन साथ-साथ जो चीज़ नहीं बोली गई वो ये थी कि जो डॉलर है, जो डॉलर की दादागिरी है या डॉलर का जो पावर है, उसको ख़त्म किया जाए। कहीं न कहीं ये समझाया जाए कि भाई आप अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं। तो इसको डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ कहा जा रहा है जिससे यूएस की जो इकॉनमी है उसको हिट लगेगा। ऑलरेडी लग रहा है क्योंकि सामान अब महँगा वहाँ जा रहा है, लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इस चीज़ से ये चीज़ तो पक्का हो गई है कि भारत जिस ताकतवर स्थिति में है, जैसे दुनिया के देश भारत को पसंद कर रहे हैं कि भई वो ट्रेड्स अब भी ऑफ़र कर रहा है। वो जिन देशों के पास पैसे नहीं हैं, उनको कहीं न कहीं बहुत अच्छे ऑफ़र दे रहा है। अफ़्रीकन मार्केट्स में भारत के जितने भी ऑटोज़ हैं रिक्शा जिनको कहते हैं, वो जाते हैं, बाइक्स जाती हैं, ब्राज़ील में भी जाती है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाती है। भारत हर किसी से पेट्रोलियम खरीद रहा है, रिफ़ाइन कर रहा है और बेच भी रहा है। इस टाइम वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स का पेट्रोलियम में। तो भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, अच्छा जा रहा है, तो सब कहीं न कहीं उसको बहुत पॉज़िटिव नज़र से देखते हैं, क्योंकि भारत कहीं पर भी अपनी फ़ौज भेज के लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करता है। वो या तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करने जाता है या कुछ ना कुछ लोगों को ट्रेड्स के थ्रू देता है, तो भारत की एक इमेज बहुत पॉज़िटिव है। तो जिन लोगों को एससीओ समिट में लगा कि हाँ, बहुत नए-नए प्रोग्रेस हुए हैं, उसका बैकग्राउंड ये था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।